वेलकम दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस में। आज हम सेकेंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं ऑफ ट्रायंगल चैप्टर और आज की क्लास में हमारा टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो कि बहुत बार जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चलिए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है और सिमिलैरिटी क्या होता है ये सीखा था, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है ये सीखा था और उन पे बेस्ड फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। ठीक है, फ्रॉम RD शर्मा बुक। आज हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे मेन टॉपिक पे जाते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होती हैं उनको सर्वांग सम हिंदी में बोला जाता है, सर्वांग सम फिगर्स। ठीक है, आकृतियां। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट शब्द का हिंदी में मतलब होता है सर्वांग सम एंड सिमिलर का शब्द का हिंदी में मतलब होता है समरूप। सर्वांग सम जो है वो तीन शब्दों से मिलकर बना है, सर्व, अंग, सम। सर्व मतलब ऑल, सारे। ठीक है, अंग मतलब पार्ट्स। ठीक है, बॉडी पार्ट्स, ऑल पार्ट्स। सम मतलब सेम। तो ऑल पार्ट्स ऑफ द टू फिगर्स जब सेम हो जाएंगे, जब एकदम हूबहू हो जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे पार्ट्स, जैसे इसकी साइड्स, सारे एंगल्स, ठीक है, सारी साइड्स, सारे एंगल्स, अगर ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, ठीक है, मैं रेशियो प्रोपोर्शन नहीं बोला, बराबर हो जाए तो आप बोलोगे ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। उसी तरह दो कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स और दो कॉन्ग्रुएंट पेड़ भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी बॉडीज, जरूरी नहीं है कि वो स्टैंडर्ड फिगर हो, कोई भी नेचर में अवेलेबल बॉडीज वो कॉन्ग्रुएंट कहलाई जा सकती हैं अगर वो दोनों के दोनों एकदम हूबहू मिरर इमेज हो एक दूसरे की, उनके सारे बॉडी पार्ट्स इक्वल हो एक दूसरे के। ठीक है, सिमिलर, समरूप। समरूप दो शब्दों को मिलकर बना है, सम मतलब सेम, रूप मतलब देखने में। ठीक है, तो समरूप मतलब ऐसी दो बॉडीज जो कि देखने में एक जैसी हैं। ठीक है, दे मे नॉट बी इक्वल टू ईच अदर बट दे लुक सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, एक जैसी दिखती है, जैसे एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल, इस तरह से कि इनके एंगल्स सारे के सारे इक्वल हैं। जैसे ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर अगर हो जाए, ठीक है, तो अगर ये सारे एंगल्स बराबर हो जाएं, साइड्स प्रोपोर्शन में हो, तो ये दोनों फिगर्स सिमिलर होंगे, ये दोनों एक दूसरे के जैसे दिखते होंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे इस बड़े ट्रायंगल को श्रिंक करके यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, उसी तरह दो स्क्वायर्स हैं, एक स्क्वायर की साइड मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है और दूसरे स्क्वायर की साइड्स मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों सिमिलर फिगर्स होंगे बिकॉज इनके सारे एंगल्स सेम। ठीक है, सारे एंगल सेम है, ये दोनों दिखने में एक जैसे हैं, बस साइज का वेरिएशन है। ठीक है, उसी तरह एक बड़ा पेड़, एक छोटा पेड़, अगर उन दोनों का शेप एक जैसा है, ठीक है, तो आप उनको सिमिलर फिगर्स बोलते हो। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में ये फर्क होता है और ये इन दोनों की डेफिनेशन होती है, आप यहां से सीख लो। अब हम चलते हैं हमारा मेन टॉपिक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे। बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आप सभी जानते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस किया है अपने बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस का, तो आप ये जानते होंगे, ठीक है, कि 10 में से 7 बार, अगर 10 बार पेपर में आ रहे हैं ट्रायंगल से सवाल, तो उसमें से 7 बार सवाल ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम पर आते हैं। ठीक है, चाहे आप बेसिक लेवल का पेपर दो चाहे एडवांस लेवल का पेपर दो, उन दोनों टाइप के पेपर्स में ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आनी ही आनी है। ठीक है, तो इसलिए ये थ्योरम को याद रखना। अब इस थ्योरम में सवाल किस तरह से बनते हैं, देखो दो तरीके के सवाल आते हैं। आपको कभी कभी ऐसा लिखा जा सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, डायरेक्ट सवाल आ सकता है। दूसरा सवाल स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तीसरा सवाल prove that if a line drawn parallel to one side of a triangle intersect the other two sides then it divides the two sides in the same ratio। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट को लेकर के सवाल आ जाए। चौथे टाइप का सवाल आपको स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड बेस्ड ऑन द अबव थ्योरम सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब दो अटैच्ड सवाल दे देगा। एक आपको बोलेगा ये भी प्रूफ करो और ऊपर से आपको सवाल भी दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी वैरायटी ऑफ सवाल बनाए जा सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, जब हमने बोर्ड एग्जाम दिया था, मैंने 2008 में बोर्ड एग्जाम दिया था, तो हमारे टाइम पे जो लार्जेस्ट सेक्शन आता था, मतलब सेक्शन डी होता था, वो 6 नंबर का सवाल होता था।
ठीक है, 6-6 नंबर के 5 सवाल आते थे। तो उसमें क्या होता था, हमें थ्योरम भी प्रूव करनी होती थी और उस पर एक अटैच्ड सवाल भी होता था। बट अब क्या आ रहा है, अब जो लेटेस्ट ट्रेंड आ रहे हैं इसमें 4 नंबर का हाईएस्ट कैटेगरी के सवाल होते हैं। तो अब क्या करता है, वो 2 सवालों को इतना बड़ा नहीं देता है, वो या तो आपको थ्योरम देगा प्रूफ करने को या फिर आपको सवाल दे देगा डायरेक्ट प्रूफ करने को। ठीक है, तो अब ऐसा हो गया। तो इस चैप्टर में जो थ्योरम्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये पहला थ्योरम है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जो जो थ्योरम मैं आपको बोलूंगा कि ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, उन थ्योरम्स को आपको याद कर लेना है। ठीक है, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, चाहे आप इसको गलत मानो चाहे सही, आपको इसको एकदम रट लेना है। ठीक है, एकदम घोट के पी जाना है, ऐसे समझो। ठीक है, कि आपसे बोले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अच्छा ठीक है, तो नंबर 1 आपको स्टेटमेंट याद रहना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, गिवन, फिर आना चाहिए टू प्रूफ, यहाँ आना चाहिए डायग्राम, फिर आना चाहिए कंस्ट्रक्शन, फिर आना चाहिए प्रूफ, और लास्ट में आपको डब्बे में बंद करके जो प्रूफ करने हैं वो होना चाहिए। ठीक है, अगर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपके एग्जाम में आया तो आपको रुकना ही नहीं चाहिए आपकी पेन, इस तरीके से आपको याद करना है पूरा, ये थ्योरम याद करना है। ठीक है, इस पे बेस सवाल किस तरह से करेंगे वो हम बाद में डील करते हैं, सवाल भी करेंगे, ठीक है, आज की क्लास में इसके बाद। तो बट ये थ्योरम भी आपको याद रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये थ्योरम का सबसे पहले ये स्टेटमेंट देखिए, समझिए क्या होता है। इस थ्योरम का नाम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, इफ अ लाइन, अगर एक लाइन ड्रॉ करो आप, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, ये पैरेलल लिखा है मैंने, ठीक है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किस टाइप का ट्रायंगल आपको नहीं बोला ना, कैसा भी ट्रायंगल बना लो। ठीक है, तो मान लीजिए आपने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक, ये एक ट्रायंगल बनाया। अब बोल रहा है अगर एक लाइन आपने ड्रॉ करी पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मैंने मान लीजिए इस साइड के एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, और इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि वो लाइन इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट मतलब कट करे या काटे या मिले द अदर टू साइड्स, बाकी दोनों साइड्स के। अगर मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ करी तो ये बाकी दोनों साइड्स को मिले देन, तो फिर, देन मतलब तो फिर, इट डिवाइड्स, इट किसके लिए, ये वाली लाइन जो हमने ड्रॉ करी, इट डिवाइड्स द टू साइड्स, कौन सी साइड्स, ये वाली और ये वाली साइड को, इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी इन दोनों साइड्स को। कहने का मतलब अगर हमारे ओरिजिनल ट्रायंगल का नाम ABC मान लीजिए, ठीक है, और हमने एक दूसरी लाइन ड्रॉ करी D और E, DE एक लाइन ड्रॉ करी, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो DE लाइन है इसने AB और AC को सेम रेशियो में तोड़ा, मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये हमें प्रूफ करना है। तो टू प्रूव आ जाएगा, हमें क्या प्रूफ करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें प्रूफ करना है जो कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का रूल है। लेकिन ये तभी आएगा जब ये लाइन जो आपने ड्रॉ करी वो इसके पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, देखो आप ऐसा कर सकते हो कि इसके पैरेलल बना लो तो इंटरसेक्ट करेगी इसको और इसको, तब ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये आएगा, डन। अभी मैंने क्या करा, BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी DE, तो ये DE लाइन AB को कट करती है D पे और AC को कट करती है E पे, और आपको प्रूफ करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, जहां पर DE इज पैरेलल टू BC। तो गिवन क्या है, गिवन है इन अ ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, ये गिवन है। ठीक है, आपको डायग्राम में, ठीक है, इंटरसेक्टिंग AB at D and AC at E। ठीक है, अब इस ABC ट्रायंगल में आपको DE जो लाइन है वो पैरेलल टू BC गिवन है, और DE जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है AB को D पर एंड AC को E पर, इंटरसेक्ट्स। ठीक है DE is parallel to BC and DE intersects AB at D and AC at E। ठीक है, ये जो मैं पैटर्न में लिख रहा हूं आपको इसी पैटर्न में याद रखना है। ठीक है, और एग्जाम में इसको इसी पैटर्न से लिखना है, आप याद रखना। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट याद रहना चाहिए, दूसरा आपको गिवन याद रहना चाहिए,
तीसरा आपको डायग्राम याद रहना चाहिए, दूसरा आपको डायग्राम याद रहना चाहिए दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आपको गिवन डेटा याद रहना चाहिए, ये गिवन डेटा आप डायग्राम से बना सकते हो, ठीक है। चौथे स्टेटमेंट में आपको प्रूफ क्या करना है वो याद रहना चाहिए। डन। और अब अगर आप प्रूफ कर रहे हो तो नेक्स्ट इसके प्रूफ में आता है कंस्ट्रक्शन। तो नेक्स्ट आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन। अब ये चीज प्रूफ कर कैसे होगी, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये प्रूफ किस तरह से होगा उसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम प्रूफ में जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो कंस्ट्रक्शन ये करना है, मैं जो कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं आपको याद रखना है कि मैं क्यों कर रहा हूं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, E से AB लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। E से AB लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। उसी तरह D से हम AC लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इस तरीके से, ठीक है। तो दो कंस्ट्रक्शन हमने यहां करा, और E से जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा हमने इसको EF दे दिया और DG इसको नाम दे दिया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में पहला कंस्ट्रक्शन आपने क्या करा, कंस्ट्रक्शन में पहला कंस्ट्रक्शन आपने ये लिखा कि ड्रॉ DG परपेंडिकुलर टू AC, ये परपेंडिकुलर लिखा है, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर, ठीक है। 90 डिग्री पर D से G एक लाइन ड्रॉ करी DG जो कि परपेंडिकुलर थी AC पे। दूसरा कंस्ट्रक्शन आपने करा ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका रीजन कि हमने ये कंस्ट्रक्शन क्यों करा, ठीक है। आपके बुक में ये तो लिखा तो रहता है कि कंस्ट्रक्शन ये कर दो, कंस्ट्रक्शन वो कर दो, बट कंस्ट्रक्शन क्यों करा उसका क्या कंसेप्ट है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन आपने पहले करना है, ठीक है। सबसे पहला कंस्ट्रक्शन ये करना है। उसके बाद आपने कंस्ट्रक्शन और करना है कि D को आपको ज्वाइन करना है C को, और B से ज्वाइन करना है E, तो D से ज्वाइन करना है C और B से ज्वाइन करना है E, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्शन क्यों, ये स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, मैं हाथ से बना रहा हूं इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, थोड़ी सी मुड़ रही है, बट ये एक स्ट्रेट लाइन है, आप स्केल से बनाएंगे, ठीक है। तो आपने तीसरा कंस्ट्रक्शन ये करा जॉइन CD एंड BE, ठीक है। ये आपने 4 कंस्ट्रक्शन करने हैं। एक आपने E से F पे EF ड्रॉ करना है इस तरीके से कि EF जो लाइन बनेगी वो AB के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और DG जो लाइन बनेगी वो AC के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये पहला कंस्ट्रक्शन आपने करना है। दूसरा कंस्ट्रक्शन आपने B से E को ज्वाइन करना है और D से C को ज्वाइन करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमने ये काम क्यों करा। हमने ये काम इसलिए किया है बच्चों क्योंकि आप ये जानते हो ये काम करने का एक रीजन क्या है। आप ये जानते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ये जो हाइट होता है, हाइट, ये हाइट इज द परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर आपका ट्रायंगल इस तरीके से है, ठीक है, और अगर ट्रायंगल आपका इस तरीके से है, ठीक है, या आपका ट्रायंगल इस तरीके से है, ठीक है, ये 3 टाइप के मैंने ट्रायंगल्स ड्रॉ करे हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइट बता दीजिए और ये है आपका बेस, ठीक है, ये आपका बेस है, आपको इस बेस से हाइट बतानी है, तो आप हमेशा बताएंगे इस ट्रायंगल में जो हाइट होगी वो हाइट होगी ये, दिख रहा है आपको। जब आप इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो आपकी हाइट ये होगी, ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी हाइट होगी, और इस ट्रायंगल में आपकी हाइट ये डिस्टेंस होगी, ठीक है। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है सामने वाली साइड पर। अगर आपने बेस इसको माना तो हाइट ये होगी, ठीक है। आप ट्रायंगल के अंदर जाने की कोशिश मत करिएगा, बस ये ध्यान रखना आपसे हाइट अगर पूछा है तो हाइट हमेशा ट्रायंगल के जिस वर्टेक्स से आपको हाइट नापनी है उस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको इस ट्रायंगल का एरिया पूछा जाए तो अगर ये h है और ये लेंथ है b, तो इस ट्रायंगल का एरिया आएगा हाफ b इंटू एच।
यहाँ पे b है ये डिस्टेंस और h है ये। अगर आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और आपको पता है ये डिस्टेंस है b और ये डिस्टेंस है h, तो इसका एरिया आएगा हाफ b इंटू एच। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का इतना ही रीजन था कि जब आपको एरिया फाइंड करना होगा तो हाइट ऑफ द ट्रायंगल में आप इस परपेंडिकुलर को इस्तेमाल करोगे। ठीक है, EF को इस्तेमाल कर सकते हो या DG को इस्तेमाल कर सकते हो जब आपको एरिया निकालना होगा कभी। ठीक है, या जब भी आपको एरिया की जरूरत होगी। तो ये बात समझ में आ गई कि हमने ये परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ करी, क्योंकि हम एरिया पे खेलेंगे, एरिया पे जाएंगे आगे, इस वजह से हमें यूज होगा। तो हमने हाइट इस्तेमाल करनी है, इसलिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द सामने वाली साइड। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद हमने CD और BE को क्यों ज्वाइन करा। ठीक है, CD और BE को क्यों ज्वाइन करा, तो इसका मैं रीज़न आपको बता देता हूँ क्यों ज्वाइन करा। ये भी रीज़न भी आपके क्लास 9th का कंसेप्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, क्लास 9th में आपने कंसेप्ट पढ़ा था, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको याद है कि नहीं मैं नहीं जानता, बट आप रिवाइज कर लो तो आपको याद आ जाएगा। अगर दो लाइंस हैं और दोनों लाइंस पैरेलल हैं आपस में, ठीक है, और आपने क्या करा, एक कॉमन बेस AB लिया। ठीक है, AB लिया। अब आपने क्या करा, इस AB को बेस मान के, इस AB लाइन को बेस मान के आपने दो ट्रायंगल ड्रॉ करा, एक ट्रायंगल ये, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये जो डॉटेड मैं बना रहा हूं। ठीक है, ये C है, ये D है सपोज। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपको एरिया ऑफ ABC निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो आप बोलोगे हाफ बेस कॉमन है AB और हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस H। बिकॉज अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच का गैप हमेशा कांस्टेंट होगा, आप चाहे जहां पे भी नापो। ठीक है, तो ये हाइट नापोगे। ठीक है, ये हाइट आएगी C से लेकर AB पे परपेंडिकुलर सीधे। ठीक है, एंड वो इक्वल होगी हाइट के, बिकॉज हाइट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, H इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB निकालो, ADB, तो उसके लिए आप बोलोगे हाफ बेस, तो ADB का भी बेस AB है, और जब आप इस दूसरे ट्रायंगल का हाइट निकालोगे तो वो हाइट आएगा ये डिस्टेंस, दैट इज अगेन H, दैट इज अगेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, तो इनटू H। और फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन आप बोल सकते हो कि if you draw any number of triangles between two parallel lines having same base, ठीक है, आप सेम बेस लेकर के दो पैरेलल लाइंस के बीच में कितने भी ट्रायंगल बना लो, ठीक है, उन सब का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये थ्योरम भी आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर आप ट्रायंगल बनाओ कितने भी सारे, इस तरीके से कि उन सब का बेस सेम हो, तो उन सब का एरिया भी सेम होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को हम इस्तेमाल करेंगे इस थ्योरम को प्रूव करने में, इसलिए हमने ये दूसरा कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, तो हमने CD और BE को ड्रॉ करा, क्योंकि हम ये जानते हैं BC और DE पैरेलल हैं। अगर आप DE को कॉमन बेस मानो तो एरिया ऑफ DEB और एरिया ऑफ DEC इक्वल आने चाहिए, बिकॉज इन दोनों ट्रायंगल का कॉमन बेस एंड सेम टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो DEB विल बी इक्वल टू DEC, उसी तरह BEC will be equal to BDC। ठीक है, because triangles between same two parallel lines and having common base। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट हमें इस्तेमाल करने हैं इसको प्रूफ करने में, इसलिए हमने ये कंस्ट्रक्शन करा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रूफ में। अब देखिए इसका प्रूफ हम किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम कहां पे पहुंच गए, पहला आपने स्टेटमेंट याद रखना है, दूसरा डायग्राम, तीसरा आपको गिवन चीज जो कि डायग्राम से आ जाएगा, चौथा चीज टू प्रूफ, पांचवी चीज है आपकी आपने कंस्ट्रक्शन लिखना है, और छठी चीज है आपने प्रूफ करना है, प्रूफ करना है उसको। ठीक है, तो प्रूफ देखिए किस तरीके से हम कर रहे हैं हम लेते हैं इन ट्रायंगल ADE, शुरुआत करते हैं इन ट्रायंगल ADE, ये ऊपर का जो ट्रायंगल है ADE ट्रायंगल को हमने लिखा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अगर आप निकालोगे तो वो आएगा हाफ, अगर आप AD को बेस मानो,
तो हाइट आ जाएगा EF, आप देख रहे हो, ठीक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू हाफ AD इंटू EF, ठीक है। और इसी चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ADE को भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, हाफ AE इंटू DG। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, लिखा जा सकता है इजीली, ठीक है। अब आप समझ गए होगे मैंने ऐसा क्यों लिख लिया। अब आप क्या करो, अब आप देखो ना, ठीक है, इतना समझ में आया, आपने ये दोनों लिखना है। फिर अगर आपने क्या करा, एरिया ऑफ BDE निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE देखो निकालो तो वो हो जाएगा हाफ बेस दैट इज BD, एंड BD अगर है और E से आपको हाइट निकालनी है ऑन द ट्रायंगल BDE, तो हाइट हो जाएगी ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज EF, तो हाफ BD इंटू EF। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। आप ध्यान से देख लो, एरिया ऑफ BDE, जो BDE ट्रायंगल है वो कुछ इस तरीके से ट्रायंगल है, ठीक है। तो आपको जब ये बेस है और आपको इस बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो वो परपेंडिकुलर इस तरीके से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। BDE एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसलिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो हाफ BD इंटू EF वुड बी द एरिया, ठीक है। अब उसके बाद अब आप निकालो एरिया ऑफ CED, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED हो जाएगा हाफ CE इंटू DG। दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो CD इंटू DG क्यों होगा, सॉरी हाफ CE क्योंकि CE बेस है और DG इसलिए क्योंकि वो हाइट है, ठीक है। CED ट्रायंगल में DG इज द हाइट एंड CE इज द बेस, ठीक है। तो ये दो चीजें आपने निकाल ली, ठीक है। तो ध्यान से देखो, फिर से क्या करा आपने, ADE का एरिया निकाला हाफ AD इंटू हाइट और हाफ AE इंटू हाइट, ठीक है। उसके बाद BDE का एरिया निकाला हाफ BD इंटू हाइट और CED का एरिया निकाला हाफ CE इंटू हाइट। अब मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं, मैंने यही ट्रायंगल इसलिए सेलेक्ट करा बिकॉज मुझे रेशियो में चाहिए क्या था, AD चाहिए, DB चाहिए, AE चाहिए और EC चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे ही पैरामीटर्स लेने के लिए सेलेक्ट कर रहे कुछ स्पेसिफिक ट्रायंगल्स, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, ये दोनों एरिया बराबर होंगे, ठीक है, और ये दोनों एरिया के बारे में आप देखो, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CED lie on same base DE and are between same two parallel lines DE and BC. Therefore area of triangle CED will be equal to area of triangle BDE, ठीक है। तो आप ये जानते हो कि CED ट्रायंगल का एरिया BDE के बराबर हो जाएगा, CED का एरिया BDE के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस एंड बिटवीन सेम टू पैरेलल लाइंस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो हम कर क्या रहे हैं, इसके आगे मैं फिर से अब ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमें रेशियो, अब आप यहां पर देखो जो आपको प्रूफ करना है आप उस पर नजर देखो, AD अपॉन DB, ठीक है। तो AD मिलेगा इस इक्वेशन में और DB मिलेगा इस इक्वेशन में, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, दिस अपॉन दिस करें, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE करें, BDE करें, तो आपको क्या मिलता है, ध्यान से देखिए, आपको मिलेगा हाफ AD इंटू EF अपॉन हाफ BD इंटू EF, ठीक है। और जब आप इसका रेशियो निकालोगे तो EF से EF कटेगा, हाफ से हाफ कटेगा, बचेगा सिर्फ AD अपॉन BD। दिस इज योर
5th चीज़, और आपको ये मिल गया AD अपॉन DB। ठीक है, अब आप दूसरी तरफ से देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आपको चाहिए AE अपॉन EC। AE आपको मिलेगा यहाँ और EC आपको मिलेगा यहाँ, तो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ CED। ठीक है, एरिया ऑफ AED अपॉन एरिया ऑफ CED आपको निकालना है, तो फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ AE इंटू DG अपॉन हाफ CE इंटू DG। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे हाफ से हाफ कटेगा, DG से DG कटेगा, और ये आ जाएगा AE अपॉन CE। जो आपको चाहिए वो इजीली आपको मिल गया। ठीक है, दिस इज योर 6th चीज। ठीक है, 6 चीज आपको पता चल गई। अब आप जरा ध्यान से देखो, नाउ यू ऑब्जर्व। आप देखते हो कि एरिया ऑफ, वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ADE तो इक्वल है, ये जो ADE है इसका एरिया, चाहे आप ये बेस और ये हाइट लेके मानो या ये बेस और ये हाइट लेके मानो, एरिया सेम आना चाहिए। तो इसमें और इसमें ADE के बराबर है। ठीक है, और उसके बाद डिनोमिनेटर में आप देखते हो BDE और CED, BDE और CED इक्वल है, ये आप पहले ही प्रूफ कर चुके हो। ठीक है, तो वी नो एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। ठीक है, देयरफॉर अब ये इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर इक्वल है और ऊपर की चीज इक्वल है, तो आप ये कह सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये वाली पूरी चीज भी इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और ये अगर इक्वल है तो आप बोल सकते हो कि ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो आप लिख सकते हो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE, हेंस प्रूफ्ड। डन, समझ में आया? तो इस तरीके से ये इजीली आप इस चीज़ को प्रूफ कर ले जाओगे, और यहाँ पर आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है वो आपने प्रूफ कर लिया। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। मैं समझता हूँ कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि हमने हर एक स्टेप क्यों करा ऐसा ही। ठीक है, हमने जो काम करा वो क्यों करा, इसी तरीके से क्यों करा, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हर एक कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया होगा, उस कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कहाँ हमने किया ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम खत्म होता है और हम इजीली बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की चीज़ें प्रूफ कर ले जाते हैं जो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसी में अगर आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में ही आगे कुछ देखना चाहो तो आगे भी चीज़ें प्रूव हो जाती हैं। देखो किस तरह से, मैं एक चीज़ और प्रूफ करता हूँ इसी में। ठीक है, अब AD आप देख रहे हो, AD ABC ट्रायंगल है और D और E इंटरसेप्ट है, जो कि DE लाइन और BC लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो अब अगर आप क्या करो, इसको इन्वर्ट कर दो, इसको मैं एक दूसरी चीज़ को प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको अगर आप इन्वर्ट कर दो तो आपको मिलेगा BD अपॉन AD इज इक्वल टू CE अपॉन AE। देखो ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अगर 2/3 है और वो A अपॉन B के बराबर है, तो अगर मैं इन्वर्ट कर दूं तो 3/2 बराबर हो जाएगा ना B अपॉन A के, ये तब भी इक्वल आएंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोनों तरफ को पलट दूं तो भी फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। 1/2 चेंज कर दो तो 2/1 इक्वल टू 2/1 इक्वल तब भी रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूं, एडिंग वन बोथ साइड, तो मेरा आ जाएगा BD अपॉन AD +1 इज इक्वल टू CE अपॉन AE +1। अभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, फ्रैक्शन अभी भी सेम है। ठीक है, अब अगर आप एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा BD अपॉन AD प्लस AD अपॉन AD इज इक्वल टू CE अपॉन AE प्लस AE अपॉन AE।
एलसीएम हमने लिया, डिनोमिनेटर सेम कर दिया, ठीक है। अब अगर आप ट्राइंगल को देखो तो BD और AD ये रहा, BD ये रहा, तो आप बोल सकते हो कि AB, BD प्लस AD विल बी इक्वल टू AB एंड डिनोमिनेटर सेम है तो AD, ये आप बचपन में पढ़ चुके हो। 1/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 4/2, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो BD प्लस AD इज AB, BD प्लस AD इज AB एंड CE प्लस AE इज इक्वल टू AC अपॉन AE। और यहां से अगर आप इसको भी इन्वर्ट कर दो, फिर से इन्वर्ट कर दो, तो आपको एक रूल पता चलेगा, और वो रूल ये होगा कि AD अपॉन AB विल बी इक्वल टू AE अपॉन AC। कभी कभी ये प्रूफ करने को भी आ जाता है, ठीक है, ये दूसरी चीज प्रूफ करने को आ जाता है, ठीक है। उसी तरह अगर आप इस इक्वेशन में +1 कर दो तो आपको एक चीज पता चल जाएगी, एक और नई चीज आएगी, निकल के आएगी। अगर आप यहाँ पे +1 करते हो दोनों तरफ पे, +1 बोथ साइड, तो आपको एक दूसरी चीज प्रूफ करके आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करके बहुत सारी और चीजें प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसी चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी तरीके से आपको दिखाएंगे क्वेश्चन, और इस पे बेस्ड हम काफ़ी क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे। तो इस क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कंस्ट्रक्शन इसका प्रूफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप इसको याद कर लोगे, और ये थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके बोर्ड एग्जाम में, आप इसको अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। और ये जो हमने लास्ट में प्रूफ करा है, आप देखो AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, दैट, और यही होता है सिमिलर ट्राइंगल्स का कंसेप्ट, कि सिमिलर ट्राइंगल्स में आप जानते हो कि साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। तो और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ADE और ABC ये दोनों सिमिलर फिगर्स हैं। ADE एंड ABC सिमिलर फिगर्स हैं, बिकॉज अगर ये पैरेलल लाइन हो गई और ये कॉमन इंटरसेप्ट हो गई तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और ये तो कॉमन एंगल है, ठीक है। तो इसलिए ADE ट्राइंगल ABC के सिमिलर हो गया, और इसलिए साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ये भी प्रूव हो जाता है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो, ठीक है। तो ये हमने यही प्रूफ करा है, ठीक। और ये ओरिजिनल बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अगर पूछे तो इतना आप करके आ जाओ, आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़िए। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का लेक्चर कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और कोई डाउट, कोई सजेशन आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है easyclasses@gmail.com। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।